चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे सभी को, जय हिंद सभी को, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद लिख कर यहाँ पर आप लोग कहाँ से हैं जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर देंगे और पहले क्वेश्चन के और आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है। वन को ऑप्शन देना है, आपका जो जवाब है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य अभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है। ऑप्शन क्या बनेगा, सबका जवाब आना चाहिए दोस्तों। यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, किसी का बी नंबर, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। याद रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद की ही एक शाखा है जिसमें राज्याभिषेक के विषय में वर्णन किया गया है। ऑप्शन जिसका सी आया है बिल्कुल राइट है और अच्छी तैयारी है। अगर ऐसे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया तो समझो आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी है। और देखते हैं आज कितने लोग यहाँ पर कितने क्वेश्चन सही करते हैं। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जैन का जो आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका देखा जाए तो क्या है, तो आप कहेंगे अंग है। क्या है, यहाँ पर आरंभिक जैन साहित्य अर्थात जिसे आगम कहते हैं। क्या बोलते हैं, आरंभिक जैन साहित्य जो कि आगम है और ये अर्धमगधी में आपके लिखे गए थे, है ना। तो दोस्तों इनके सामूहिक रूप को जो जाना जाता है वो अंग रूप से संबोधित करते हैं। ऑप्शन जिसका या बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कौन सा वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के उपरांत उभरा था। मतलब ऐसा कौन सा वंश है जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ तब ये वंश क्या हुआ, उभरा था। ये वंश कौन है, तो आपका शुंग वंश है। याद रखिएगा ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम आपका सम्राट कौन था तो आप कहेंगे सर बृहद्रथ था। कौन है, बृहद्रथ। और उसका सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहद्रथ की हत्या कर दिया और शुंग वंश की स्थापना किया। मतलब ऑप्शन जिसका आ गया है नंबर बिल्कुल सही जवाब है, राइट हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। जब भी कभी क्वेश्चन पूछे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया तो आप कहेंगे धर्मपाल ने किया था, है ना। और यह विश्वविद्यालय किस शताब्दी के शुरुआत में स्थापित हुआ, जवाब देना है। जय हिंद भैया, जय भीम। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। देखो दिया गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थान धर्मपाल ने किया और ये किस शताब्दी की स्टार्टिंग में शुरुआत हुई थी। 4 को ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा 9वीं शताब्दी। क्या, 9वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था। ऑप्शन जिसका आया ए नंबर है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि किसे दी गई है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गंगईकोंड या गंगा नदी के विजेता की उपाधि जो दिया गया है वो किसे दिया गया है। तो दोस्तों इनका नाम क्या है, यहाँ पर 5 का ऑप्शन देखिए, ए आ रहा है, बी आ रहा है और सी आ रहा है। दोस्तों याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर सी हो जाएगा, राजेंद्र चोल। ठीक है, राजेंद्र चोल प्रथम। इन्होंने क्या किया था, बिहार बंगाल के पाल जो शासक थे महिपाल, इन प्रथम को हराने के बाद गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चांदी का टंका जो सिक्का था, चांदी का सिक्का जो कि टंका किसने चलाया था। चलिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। बताना है कि यहाँ पर चांदी का जो सिक्का था टंका और चलाया किसने था। इसका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी नंबर ये है आपके इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने बताया भी था कि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल, है ना, याद रखिएगा, चांदी का यहाँ पर टका और तांबे के जीतल नंबर सिक्के चलाया था। कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और देखा जाए तो तुर्के चहलगामी को जो बनाया था, गठन किया था, इल्तुतमिश ने ही किया था। वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर गुलाम का इसी को माना जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया गया था। भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब किया था, क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन को लॉक किया जाए। अब दोस्तों आप 7 की अगर बात कर देते हैं तो यह 1870, यहाँ पर जो ऑप्शन पहला वाला दिया है राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय सुधार संघ का निर्माण जो किया था किसने किया था तो केशव चंद्र सेन। किसने, केशव चंद्र सेन ने किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। दोस्तों बताना है कि अल्लूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे।
नया क्वेश्चन मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर है। याद रखिए जो आपका आंध्र प्रदेश आया है ना, जिसका भी जवाब आया है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, आपका जवाब बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आंध्र प्रदेश सरकार हर साल 4 जुलाई को अल्लूरी सीताराम का जन्म दिवस मनाती है दोस्तों, ठीक है ना। कब मनाते हैं, 4 जुलाई को मनाते हैं, ये इनका राज्य उत्सव है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 1923 को झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन लॉक किया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा 1923 में झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का ऑप्शन आ रहा है, और 9 का ऑप्शन देखिए यहाँ पर आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा, लेकिन क्या है ना, आपने ध्यान से नहीं पढ़ा, अच्छे से नहीं पढ़ा दोस्तों। याद रखिएगा यहाँ पर 9 का ऑप्शन जिसका भी आया है ए नंबर नागपुर, दोस्तों आपका आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपने बस सिर्फ एक ही चीज पढ़ा भैया कि झंडा है, कलकत्ता में भैया राष्ट्रगान गाया गया था, तो चलिए तुक्का मार देते हैं। नहीं, याद रखिए यहाँ पर ध्वज सत्याग्रह दिया है, तो ध्वज सत्याग्रह ये नागपुर, जो कि देखा जाए कि जबलपुर और नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था, तो इसका जो आंसर आपका है वो ये हो जाएगा, कहां पर, जबलपुर में और नागपुर में झंडा सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसको ऑप्शन आएगा ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री किस अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन है, संभावित है, बन सकता है, यहां पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसका ऑप्शन आ गया है यहां पर जवाब देना है, कैंसर हो जाए। देखिए आपका जवाब आ गया है, कुछ लोग कह रहे हैं 1876। अच्छा, अगर 1876 की बात कर देते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है क्या, 1876 वाला, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ पर 1876 में शाही उपाधि अधिनियम, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि एक शब्द आपने सुना होगा कि 1876 को एक अधिनियम पास हुआ था, और इसके अनुसार ब्रिटेन की महारानी अब भारत की सामग्री होंगी। पहले क्या था, ये भारत की महारानी थी, अब ये भारत की भी संपूर्ण प्रकार से दिखा जाए एक सामग्री कह के यहां बोला गया। सामग्री आप जानते हैं जैसे होता है सम्राट, सम्राट होता है ना, सम्राट बोलते हैं, और स्त्रीलिंग बोलते हैं सामग्री, तो कहीं ना कहीं ये भारत की भी रानी आपकी होंगी। ये ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है, तो वस्त्र नगरी जो आपकी है कौन है। यहां पर दोस्तों आंसर क्या बनेगा, आप कहेंगे वस्त्र नगरी जो आपका है भीलवाड़ा है। क्या है, भीलवाड़ा। यह राजस्थान राज्य के मेवाड़ क्षेत्र का एक शहर है ना, और यह भारतीय राज्य राजस्थान में अपने वस्त्रों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध आपका है। देखा जाए काफी कंपनियां भी यहां पर आपकी हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भैया जयपुर को क्या कहते हैं, एक शब्द होता है ना, जयपुर को क्या कहा जाता है, क्या जवाब देंगे कि भैया जयपुर को जानते हैं गुलाबी नगरी, या पिंक सिटी, या भारत का पेरिस। दोस्तों देखो कई नाम से जानते हैं, जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहते हैं, पिंक सिटी भी कहते हैं, भारत का पेरिस भी कहते हैं। दोस्तों उदयपुर को क्या कहते हैं, उदयपुर को कहा जाता है झीलों का शहर। क्या, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, और व्हाइट सिटी भी कहते हैं। किसे, उदयपुर को व्हाइट सिटी, पूर्व का वेनिस और झीलों का शहर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे जोधपुर को क्या कहते हैं, क्या जोधपुर को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सर जोधपुर को नीली नगरी या ब्लू सिटी कहा जाता है, या तो सन सिटी भी कहते हैं, ठीक है। नीली नगरी या ब्लू सिटी या सन सिटी कहते हैं जोधपुर को। अब एक बच्चा है आपका, कौन से एक होता है, मकराना। मकराना आपके राजस्थान में भारत का संगमरमर शहर कहा जाता है। तो ढेरों क्वेश्चन यहां पर बनते हैं जो आपको बता दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न श्रेणी का भूरा कोयला कहलाता है। दोस्तों हमने आपको कहा था सबसे अच्छा कोयला, है ना, सबसे अच्छा कोयला कहा था। ये बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन होता है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है, एंथ्रेसाइट कोयला, जिसमें से कार्बन की मात्रा होती है लगभग 80 के प्लस होती है, लगभग 90-95 हो जाती है। तो सबसे अच्छा कोयला वो हुआ जिसमें से कार्बन की मात्रा क्या हुई, ज्यादा हुई, एंथ्रेसाइट कोयला। लेकिन यहां पर कह रहा है निम्न श्रेणी का, तो दोस्तों यहां पर आंसर बी हो जाएगा, ये होता है लिग्नाइट। कौन हो जाएगा, लिग्नाइट कोयला, जिसे अक्सर भूरे रंग के कोयले के रूप में भी जाना जाता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा होने की वजह से यह निम्न कोटि का आपका आता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म जो मरुस्थल है वो आपका इनमें है कौन। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है कौन, आपका जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन का जवाब हमें 95% लोगों से मिल सकते हैं, क्योंकि भैया किसी ने कमेंट किया था, किसी ने कमेंट कहा था कि देव सर के चैनल से यहां पर सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 20 लोगों का नहीं होगा। कितने, 20 लोगों को नहीं होगा। और ये 20 लोग हैं कौन, ये तो हमें नहीं मालूम है, सब लोग पता चल गया होगा कि ये जो 20 लोग हैं उनका पेड एग्जाम कभी नहीं निकल सकता है, ऐसा कमेंट किसी ने कहा था, ठीक है ना। अब जिसने कहा था वो बता दे हमें, किसने कहा था कि 20 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी सबका हो जाएगा। ये कौन है 20 लोग, जल्दी से बता सकते हैं।
तो कह रहे हैं भैया 20 ये लोग हैं जो बहुत बातें करते हैं, सारा दिन कच 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 करते ही रहते हैं क्लास में जितनी बुला है। तो यह किसी ने कमेंट किया था, कह रहे थे पेट एग्जाम इनका कभी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। ये 20 लोग अब कौन कौन है हम नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों जवाब यहाँ पर देखा जाए, आपका जवाब आ रहा है 13 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका डी नंबर है, सहारा मरुस्थल जिसका ऑप्शन आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल आपका है ना। तो इसका जो ऑप्शन आ गया है लगभग सही है सबका। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिकतर केंद्रित आपका है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपका अच्छा है और दोस्तों हमने बताया है कि अगर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती है तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, अपनी लैंग्वेज को प्रयास करेंगे और अच्छी तरह समझाने का। वैसे जिस हिसाब से हम समझाते हैं तो चाहे जैसा स्टूडेंट हो सबको समझ में आता होगा। बाकी नागालैंड के बच्चों की बात नहीं करते हैं जिनको इंग्लिश ही केवल आती है, बाकी आप सबको आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन लॉक करना है कि पृथ्वी की निम्न में से किस परत में वायुमंडलीय ओजोन परत अधिक संकेंद्रित है। संकेंद्रित मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा जो परत आपकी है कहां मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, समताप मंडल। समताप मंडल जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है। हमने कहा सर ये बताइए, हमने कहा कि भैया जो वायुमंडल में 5 परतें हैं, 5 परतों में पहली परत जो आपकी है वो आपकी क्षोभ मंडल है। और जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तूफान आना, बारिश आना, दुनियादारी आना, ये सब आता है किसमें, क्षोभ मंडल में। लेकिन जो समताप मंडल होता है यहां पर हवाएं एक समान रूप से चलती हैं और यहीं पर आपकी ओजोन परत की लेयर भी आपकी पाई जाती है। मध्य मंडल में दोस्तों याद रखिएगा -100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहां पर बर्फ तक आपका मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगले पॉइंट में आते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। अब आप कहिएगा सर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए यूपीजी के आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। यहाँ पर कहेंगे सर नरौरा। नरौरा में दोस्तों याद रखिएगा कि नाभिकीय संयंत्र आपका है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कैगा कहां है तो का से कैगा और का से कर्नाटक, का से कैगा का से कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक कर्नाटक हो जाएगा। अगर पूछे कलपक्कम कहां है तो कलपक्कम कहां पर है, आपके तमिलनाडु में है, ठीक है। और काकरापारा कहां पर है तो आप कहेंगे गुजरात में है, कहां पर, गुजरात में। और सभी पॉइंट आपके पूछे गए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड किस वर्ष लागू हुआ था। ये भैया है क्या, हमें नहीं मालूम है, बस आप लोग बताइए है क्या। बस इसका आंसर अगर आपको आता है तो जवाब दीजिए और नहीं आता है तो एग्जाम में भी छोड़ देना है, ठीक है, पूरी जरूरी करने के औसम नहीं है। ये 2016 में आपका लागू हुआ था दोस्तों, याद रखिए 2016 में आया था। मतलब ये है एक प्रकार का कंपनी अधिनियम, ठीक है, एक प्रकार का कंपनी अधिनियम है। 2013 में एक धारा आई थी 408, उसके तहत जो राष्ट्रीय कंपनी है वो कानून न्यायाधिकरण का गठन किया था, है ना। जब यह अधिनियम पारित किया गया था तब प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति थे। तो आप समझ गए कि हमको तो नहीं मालूम है क्या, लेकिन इतना मालूम है कि ये कंपनी से संबंधित आपका अधिनियम था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो छोड़ देना है, आपको हीरो नहीं बनना है रजनीकांत कि नहीं हमको सबको मारना है, सबको नहीं, जो नहीं आता है उसको छोड़ दीजिएगा, है ना, बिल्कुल से उसको छेड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। बताइएगा ये प्रधानमंत्री जनधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। 17 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जनधन योजना देखा जाए इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है, और इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो श्री नरेंद्र मोदी जी आपके हैं, इन्होंने 15 अगस्त कब 15 अगस्त 2014 को ये आपका कह सकते हैं घोषणा की गई थी। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो यह योजना प्रारंभ हुई थी 28 अगस्त को स्टार्ट हुई थी, ठीक है, घोषणा हुई थी 15 अगस्त से लेकिन शुरुआत हुई थी 28 अगस्त से, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य था कि देखा जाए कि भैया एक प्रकार से ये कह सकते हैं, एक शब्द आपने सुना होगा, एक करंट अफेयर से रिलेटेड है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। इसमें केरल और गोवा 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए हैं। कौन है, केरल और गोवा 100% वित्तीय समावेशन प्राप्त करने वाले भारत के पहले राज्य बन गए हैं दोस्तों, याद रखिएगा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, ठीक है। चलिए दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भारत की विदेश नीति से संबंधित है, यहाँ पर मंत्रालय जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है नई औद्योगिक नीति कब आई, तो आप कहेंगे सर 1991 में नई औद्योगिक नीति आई थी दोस्तों, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है,
कह रहा आपसे सर कि एयर इंडिया को हाल ही में भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया है, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश यहाँ पर निवेश किया गया है। तो चलिए बताइएगा कि जो एयर इंडिया है इसको भारत सरकार की विनिवेश योजना के तहत टाटा समूह को बेचा गया है, कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का विनिवेश किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा बे नंबर 100%। क्या हो जाएगा 100% इसका आंसर है राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने 1000 और 500 रुपए के नोटों का विमुद्रीकरण करने की जो घोषणा की थी वो कब किया था। जवाब देना है, आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 2016 में हुआ था, और कब, तो आप कहेंगे 8 नवंबर को हुआ था। देखिए कोई ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर सी नंबर है जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों रात 8 बजे घोषणा हुई थी, कितने बजे, रात 8 बजे घोषणा हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और विमुद्रीकरण में देखा जाए तो 1946 में यह 1000 और आपके कह सकते हैं कि एक नोट चलती थी 1 लाख रुपया की, ठीक है। कब ये चलती थी 1946 के समय, आपको बताते हैं, ले चलते हैं आपको 1946 के समय। वहां पर उस समय दोस्तों एक जो 1000 की नोट चलती थी और एक नोट चलती थी 1 लाख की, कितने, 1 लाख की नोट चलती थी। इनका नोट प्रचलन से हटाया गया था। 1978 आया, 1978 के समय क्या हुआ, 1000 की नोट, 5000 की नोट और 10,000 की नोटों को यहां पर हटाया गया था। 2016 में दोस्तों 2016 में यहां पर 500 के नोट और 1000 के नोट यहां पर चलन से हटाए गए, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब देना है। चलिए बड़ा डाउट हो रहा है कि 1 लाख रुपए की नोट चलती भी रही होगी क्या, हो सकता है कोई हो भैया 1 लाख की, पता नहीं, मालूम नहीं है ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, 21 को ऑप्शन देना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर दोस्तों देखा जाए 21 नंबर में कौन सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे सर ये भाग 2 है, ये नागरिकता है, मतलब ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। भाग 3 जो आपका मूल अधिकार है ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं ये भी दोस्तों आपका भाग 4 में बिल्कुल सही दिया गया है। मौलिक कर्तव्य दिया गया है, और मौलिक कर्तव्य दोस्तों दिया गया है भाग 5 में दिया है, जो कि गलत है क्योंकि भाग 4 के काम है, किसके, भाग 4 के काम है आपके मूल कर्तव्य। तो गड़बड़ी हो गई क्या, ऑप्शन डी नंबर गड़बड़ हो गया दोस्तों, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान प्रस्तुत करता है। हो सकता है वो 10,000 हो, गलती से 0 लगा हो, है ना, समझिए रहे हैं। 1 लाख उस समय बहुत बड़ी वैल्यू होती होगी, तो वो हो सकता है वो 1 लाख ना नोट हो सकता है वो 10,000 की नोट हो, ठीक है। अब इसको देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, हम तभी बता पाएंगे। हो सकता है वो 10,000 की नोट हो, या हम गलती में 0 ज्यादा लगा दिए हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राज्य की विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा का संरचना, ये आर्टिकल नंबर 170 होगा, जो कि ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आंसर बनेगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। पिछड़ी जातियों, देखिए यहां पर दिया है पिछड़ी जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन संबंधित है। एक संशोधन आपका हुआ था, और यह संशोधन हुआ था दोस्तों, याद रखिए 102 नंबर का संविधान संशोधन। कौन से नंबर का, 102 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत दोस्तों पिछड़ी वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर दोस्तों देख सकते हैं एक ऐसा भी आपका पद है जो कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। क्या बात है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर जो आपका आ रहा है 24 नंबर में, तो पहला पॉइंट कह रहा है भारत के महान्यायवादी, है ना, फिर दिया गया है राज्यों के राज्यपाल, फिर दिया है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब दोस्तों यहां पर आंसर बताइए क्या आंसर इसका राइट हो सकता है। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है, क्या इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अगर दे सकते हैं तो जवाब दीजिए, यहां पर क्या आंसर यहां पर लॉक कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब आप कहेंगे सर जी यहां पर अगर हम आपसे बात करें, है ना, क्या हम आपसे बात करें कि भारत के महान्यायवादी, तो भारत के न्यायाधीश कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप कहते हैं इनका जो समय होता है ना वो होता है 6 या 65। कितना होता है, 6 या 65। इसका मतलब ये नहीं हम लोग कह सकते हैं, समझिए हमारी बात को, जरूरी नहीं किताब में सब कुछ सही हो, हमारी बात को भी समझिएगा। कह रहा है भारत का महान्यायवादी अपने पद पर तब रह सकता है जब वो 6 साल या तो आपका 65 साल का, है ना, क्या, या तो 6 वर्ष होगा या तो उम्र अगर 65 हो जाती है। इसका मतलब है कि भैया जब 65 के ऊपर हो जाएगा तो राष्ट्रपति जबरदस्ती नहीं बैठा लेगा, राष्ट्रपति जबरदस्ती नहीं बैठा लेगा, ठीक है ना। तो भैया हम कह सकते हैं कि पहला पॉइंट तो आपका नहीं हो सकता है, ठीक है ना,
ठीक है। अब अगला पॉइंट दिया है राज्यों के राज्यपाल, और राज्यों के जो राज्यपाल है ये तो आपके होते हैं नियंत्रक, मालिका, परीक्षक यही होंगे। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है यहां पर आंसर ऑप्शन हो या ना हो, यहां पर लगाना है राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा राज्यों के राज्यपाल आंसर लगाना है, ऑप्शन में हो या ना हो, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर यहां पर 25 बताना है। आपका जो आंसर बनेगा यहां पर राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर बताना है कि कह रहे लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वो आपके कहां पर है। तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। दोस्तों याद रखिए यहां पर कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए, है ना, और अनुसूचित जनजाति दिया है तो आप मध्य प्रदेश दीजिएगा। अगर अनुसूचित जाति होता अर्थात एससी होता तो हम लोग कहीं ना कहीं यूपी पर ध्यान देते, लेकिन यूपी में एसटी तो आपका है नहीं है ज्यादा, तो इसलिए आपको मालूम है कि एसटी जो आपको है एमपी में मिलेगा, तो आप समझ जाएगा ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। कहेंगे सर जी आकाश जो नीला होता है वो क्यों दिखाई देता है, यहां पर आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर देखिए पहला पॉइंट कह रहे हैं सभी रंगों का प्रकाश सही अनुपात में है, ऐसा तो है कोई नहीं बात। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी नंबर पर आइएगा कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होता है और यह वायु के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित हो जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन देखो डी नंबर आपका राइट हो गया है। ठीक है, डी नंबर राइट हो गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। मतलब आपके पृथ्वी का जो वातावरण है इसको बनाए रखने के लिए क्या सहायता प्रदान करता है, ये आपसे पूछा है। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो भैया घूमना और वातावरण कुछ मैच नहीं कर रहा है। कह रहा है सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, फिर यह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। यहां पर देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है यहां पर आंसर राइट हो जाएगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना होती है जिसके द्वारा तारे हो गए, ग्रह हो गए, आकाशगंगा हो गए, प्रकाश सहित द्रव्यमान ऊर्जा सभी क्या होते हैं, वस्तुएं एक दूसरे की ओर लाई जाती हैं, एक दूसरे को ओर लाई जाती हैं। तो आप समझेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 से किरणों का चिकित्सा उपयोग किया जाता है। अब ये बताइएगा कोबाल्ट जो 60 होता है ये प्रयोग जो करते हैं वो आप क्या बताएंगे किसमें कौन सी किरणें प्रयोग करेंगे। तो कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए होता है। रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 से गामा किरणों का चिकित्सा उपयोग करते हैं। यहां पर आंसर लगाएंगे सी नंबर गामा किरणें। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक है इन्हें कहते क्या है। तो दोस्तों इन्हें कहा जाता है ट्राइटियम। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। दोस्तों ट्राइटियम कहा जाता है, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और टाइट्रियम होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है ना। और वहीं पर जो प्रोटियम होता है तो प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है तथा न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। ठीक है, प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रक्त प्रकार के ऊतक का एक उदाहरण है, अर्थात जो रक्त है ये है क्या। तो आपने पढ़ा होगा रक्त एक जो होता है तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या, तरल संयोजी ऊतक होता है। मतलब ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा भैया आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। निरुत्तर शब्द का संधि विच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा। निरुत्तर आपसे दिया है, आप कहेंगे सर निरुत्तर की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा। यहां पर आंसर आपका बनेगा आपका डी नंबर है। यहां पर हो जाएगा निधन उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहां पर आंसर जो होगा वो विसर्ग संधि है। याद रखिएगा कि जो आपका रू है ये विसर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है विनीत का विलोम क्या हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना है कि सर विनीत का विलोम जो होता है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, विनीत का विलोम क्या हो जाएगा। तो जल्दी से यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर देखा जाए यहाँ पर जो आंसर आ गया है लगभग विनीत का यहाँ पर दिया है विलोम। तो विनीत मतलब जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा क्या, उग्र हो जाएगा। उग्र जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नाक काटना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा। तो आप कहेंगे सर नाक काटना मतलब क्या होता है, कह सकते हैं यहाँ पर चतुर होना। क्या होना, चतुर होना। इसका जो ऑप्शन है देखिए आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। इनमें से कौन एक विलोम युग्म नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 39 को ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे सर गुण का दोष होता है। क्या, गुण का दोष होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर पाप का पुण्य होता है, ये भी सही दिया है। न्यून का अधिक होता है, ये भी सही दिया गया है। वृहत का विशाल दिया गया है।
तो आपको बताना है कि वृहद विशाल विलोम युग्म नहीं है, ये समानार्थी है। भैया वृहद वही शब्द होता है और विशाल भी वही होता है। वृहद कह दीजिए चाहे विशाल कर दीजिए, ये तो पर्यायवाची है, विलोम शब्द नहीं है भाई। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, ये आपका युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि रत्नाकर का पर्यायवाची बताना है। कितने लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं रत्नाकर? बहुत बार आपने पढ़ा होगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 40 नंबर में रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर देखा जाए तो आपका जवाब समुद्र हो जाएगा। याद रखिए जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर समुद्र बिल्कुल सही हो जाएगा। और समुद्र के पर्यायवाची में दोस्तों जैसे क्या होता है, अर्डव, अर्डव भी होता है, इसी का होता है, बहुत बार पूछा गया अर्डव, है ना, क्या अर्डव, ये जो होता है समुद्र का ही होता है। और भी वारिध होता है, वारिध, और सागर भी होता है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, आपके सामने दिया भी गया है, लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 17 जुलाई 2023 को श्री नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में 3300 करोड़ रुपए से अधिक की 2 राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग परियोजनाओं का प्रारंभ किया है? तो दोस्तों 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है, और ये आपकी कौन सी परियोजना है यहाँ पर बताइए। ऑप्शन को लॉक किया जाए 51 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, ये लखनऊ में किया गया है। कहां पर है, किस जनपद में? तो आपके लखनऊ इसका जो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे कि 30 जून 2023 को बुसान अर्थात दक्षिण कोरिया में एशियन कबड्डी चैंपियंस के फाइनल में भारत ने पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में किस टीम को पराजित कर खिताब अपने नाम किया है? तो दोस्तों भारत के ने दोस्तों पवन कुमार सहरावत के नेतृत्व में देखा जाए तो ये टीम को हराया है। इस टीम का नाम क्या है? तो इस टीम का नाम है दोस्तों ईरान को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शंघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 4 जुलाई को भारत ने की थी। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? दोस्तों 53 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, याद रखिएगा, सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर। क्या था? सुरक्षित संघाई सहयोग संगठन की ओर ये थीम रही है दोस्तों, याद रखिए, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जुलाई 2023 में अमेरिका की बिजनेस मैगजीन पत्रिका फोर्ब्स के एक रिपोर्ट जारी किया है जिसके अंतर्गत 100 सबसे अमीर अमेरिकी महिलाओं की सूची में कितनी भारतवंशी महिलाओं ने स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपके अमीरों की एक सूची होती निकलती है तो ये आपकी होती है फोर्ब्स पत्रिका। दोस्तों यहाँ 100 महिलाओं को लिया गया है, जिसमें से महिलाएं आपके भारत की कितनी महिलाएं हैं जिनका नाम आया है इस सूची में? दोस्तों ऑप्शन क्या बनेगा? तो 4 महिलाएं हैं दोस्तों, याद रखिए, 4 महिलाओं को इस सूची में शामिल किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924 से 77 पुस्तक जिसमें भारत के पूर्व दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रारंभिक वर्षों का जिक्र है, इसके लेखक कौन है? मतलब देखा जाए जो अटल बिहारी वाजपेयी थी इनके प्रारंभिक वर्षों का जिक्र किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्या? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, अभिषेक चौधरी, ठीक है, इसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाते हैं और इसके अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? 56 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है किस देश की सरकार ने हाल ही में वहां के सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को पारित किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को जो सीमित करने की विवाद थे इस विधेयक को पारित किया है दोस्तों। 57 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर है, ये इजराइल की दोस्तों याद रखिए, इजराइल का सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है। कुल मिलाकर कह सकते हैं इजराइल संसद ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने के विधेयक पारित किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत से बाहर तंजानिया देश के शहर जंजीबार में बन रहे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के कैंपस की प्रथम महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों याद रखिएगा अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत से बाहर तंजानिया में एक बन रहा है दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और इस कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर जो नियुक्त किया गया है किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों आपका जो आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो सकता है? दोस्तों 58 की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन में से क्या होगा? यहाँ पर डी नंबर है,
प्रीति अगलायम। क्या है? प्रीति अगलायम, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये 49 वर्ष की हैं, है ना, 49 वर्ष की हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर 2000 में, सन 2000 में मैसाचुसेट हम्स्टर विश्वविद्यालय से पीएचडी भी पूरी किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस एयरलाइंस को स्काई ट्रैक द्वारा 2023 का विश्व की सबसे श्रेष्ठ विमान कंपनी का पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पर 59 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत 7 प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां निर्धारित की गई हैं। निम्नलिखित में से क्या इन 7 प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें समावेशी विकास किया गया है, हरित विकास दिया गया और संरचना निवेश किया गया है। लेकिन देखा जाए तो आपका पर्यटन का विकास है, ये 7 प्राथमिकताओं में नहीं रखा गया दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका पहला बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नया नहीं है, ये क्वेश्चन बिल्कुल से आपका पुराना क्वेश्चन आपका है, ओल्ड जमाने का है, लेकिन आज भी पूछा जाता है। चलिए, इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? 61 का ऑप्शन लॉक किया जाए। इडुक्की की अगर बात करते हैं, केरल राज्य के पेरियार नदी पर बनाया गया है। ठीक है, पेरियार नदी केरल की प्रसिद्ध नदी है। दोस्तों देखा जाए यह बांध एशिया का तीसरा सबसे ऊंचा बांध भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित आपका है? इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन को लॉक किया जाए। अब आप कहेंगे सर जी निम्न विकल्पों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिलंबम, ये आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर लाठी कह रहा है कर्नाटक, तो लाठी नृत्य दोस्तों ये आपका कर्नाटक आपका गलत दिया है, ये पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है दोस्तों, पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर कलारी पट्टू केरल का है, गतका आपके पंजाब का है। तो ऑप्शन गड़बड़ हो गया, बी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? बताएगा ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले ये पहले भारतीय जो हैं वो आपके हैं कौन? दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है? दोस्तों 63 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग जानते भी हैं ये भारतीय निशानेबाज हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल, है ना, अर्थात जो पिस्टल में 2008 में क्या किया था, ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। कहां पर है? तो आपके बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों देखा जाए कि आपसे पूछेगा सानिया मिर्जा किस खेल से हैं? चलिए बताइएगा सानिया मिर्जा जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? आपका आंसर क्या हो सकता है? क्या जवाब देंगे आप लोग कि जो सानिया मिर्जा है किस खेल से जुड़े हैं? तो आप कहेंगे सर सानिया मिर्जा की अगर बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या हैं? आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर पूछे सचिन तेंदुलकर तो आप कहेंगे भैया क्रिकेट है। अगर पूछे राहुल द्रविड़ तो आप कहेंगे क्रिकेट से जुड़े हैं। क्लियर है। आगे बताइए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है? बताइएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा आपका डी नंबर, याद रखिएगा नेपाल। ठीक है, क्या नेपाल से भैया, नेपाल की सीमा किसी भी आपके समुद्र सीमा से नहीं लगती है। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर दोस्तों डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? दुनिया का सबसे ज्यादा समस्या, है ना, दुनिया की सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा अपने भारत की सबसे बड़ी समस्या यही है कि भैया विश्व जनसंख्या दिवस है ना, जनसंख्या। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है? तो 11 जुलाई जिसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर बी नंबर है। जवाब बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो चलिए बताइएगा पटाखा किस देश की मुद्रा है? यहाँ पर 66 ऑप्शन लॉक किया जाए। ये क्वेश्चन आज नहीं, बहुत पहले पढ़ाया है। तो पटाखा है मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ जो ऑप्शन दिया गया है नंबर है इसका राइट हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में एक सदन है? तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं किस राज्य के विधानमंडल में एक सदन है, और एक सदन है कहां पर, ये आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए यहां पर दोस्तों आपका दिया गया है आंध्र प्रदेश दिया है, कर्नाटक है, गुजरात है, लेकिन महाराष्ट्र का तो नाम नहीं आया है भैया। यहां पर देखिए, यहां पर महाराष्ट्र, सॉरी रुकिए, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, तो गुजरात है, महाराष्ट्र,
मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बनेगा, गुजरात। यहाँ पर याद रखिएगा गुजरात जो दिया गया है, गुजरात में विधानमंडल में एक सदन है। क्या है? एक सदन है। याद रखिए राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 26 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि द्विसदनीय व्यवस्था, तो आपको मालूम है कि जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो मात्र 6 राज्यों में है। 6 राज्यों की अगर बात करते हैं तो एक तो पहला होता है आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, है ना। तो यहाँ पर गुजरात का नाम तो नहीं आया है, तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर गुजरात हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पंडित जसराज, क्या दिया है? पंडित जसराज ने किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित किया है? दोस्तों यहाँ पर जसराज की अगर बात कर लेते हैं तो ये आपके जुड़े हुए हैं आपके शास्त्रीय गायन से। किसे? शास्त्रीय गायन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये मेवाती घराने से हैं। कौन से घराने से? मेवाती घराने से हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कौन है? पिछले बार 2022 में देखा जाए तो बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, एक नहीं 3-3, 4-4 पूछे गए थे। तो याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार जो आपका है, याद रखिए इसको ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। आप कहेंगे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन सभी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पुस्तक इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड पासपोर्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है 70 नंबर में? तो 70 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मनमोहन सिंह है। कौन है? मनमोहन सिंह इसका जो आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि डेली की क्लास में कुछ ना कुछ आपको जरूर पढ़ाते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों यहाँ पर दिया है कि फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार कौन थे? तो आप कहेंगे सर फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले एक कलाकार का नाम था दोस्तों बेन किंग्सले। क्या नाम था? बेन किंग्सले थे। यहां पर दिया गया है कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे सर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला दिया गया जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था? तो आप कहेंगे सर 1945 में ये गिराया गया था, है ना। एक 6 अगस्त को और एक 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हिरोशिमा में गिराया गया था 6 अगस्त को, नागासाकी में 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आप कहेंगे सर भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है, याद रखिएगा कि यहाँ पर सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी। अगला है भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आप कहेंगे सर भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। अगला है खिलाड़ी धनराज पिल्ले कौन से खेल से जुड़े हैं? भैया एक खिलाड़ी है धनराज पिल्ले और ये जुड़े हुए हैं आपके हॉकी से। किससे जुड़े हैं? हॉकी से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य हैं? तो आप कहेंगे सर 5 स्थायी सदस्य देश हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान पाकिस्तान में है? तो आप कहेंगे सर जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा, ये वर्तमान में पाकिस्तान में मोंटेगोरी जिले में आपका है। अगर आपसे कह रहा है कि खैबर दर्रा कहां पड़ता है? तो खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बीच सीमा पर यहां पर है। अगला यह नदी प्रायद्वीपीय भारत में पठार से नहीं निकलती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यमुना नदी तो भैया प्रायद्वीपीय पठार से आती नहीं है ना। अगला आपसे कह रहा है कि यह एक ऐसा शहर जो गंगा नदी के किनारे पर बसा है, तो भैया कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया। भारत का धनपेश देश है, इसका तात्पर्य होता है कि भारत का कोई, है ना, कोई भी राज्य का या राज्य स्तर पर कोई भी आपका अपना धर्म नहीं है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे किसे जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की जो राजधानियां हैं। अगला है कि अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है आपका नासिक। ठीक है, नासिक में अंगूर बहुत होते हैं। अगला है कोयना बांध कहां पर है? तो कोयना बांध है आपके महाराष्ट्र में है। यहाँ पर खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो नवंबर में आपकी लगभग देखा जाए अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का बहुत बड़ा पिंड है जो कि हिमालय में यहाँ पर है दोस्तों। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? आप कहेंगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यहाँ पर लड़ा गया था। कब? तो आप कहेंगे 1526 में। अजमेर कौन से सूफी संत संबंधित हैं? अजमेर में अगर पूछे अजमेर में तो आप कहेंगे सर अजमेर में देखा जाए तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना। और अगला है कह रहा है एक ऐसा मुगल राजा जिसने धार्मिक संप्रदाय दीन इलाही की स्थापना की थी। तो दीन इलाही की स्थापना आपके अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था। अगला मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। अगला है कि रूस में साइबेरिया दुनिया भर के लिए जाना जाता है जो कि अत्यधिक ठंडी हवाओं के लिए जाना जाता है। अगला है 1857 का विद्रोह क्या है? तो ये 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह यहाँ पर हुआ था। अगला है किस उत्पाद के लिए अलीगढ़ जाना जाता है? तो अलीगढ़ भैया ताले के लिए जाना जाता है, ताले के लिए जाना जाता है।
अगला, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आप कहेंगे विशाखापट्टनम ये आपके आंध्र प्रदेश में, कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं? तो आप कहेंगे 8 ग्रह हैं, है ना। यहां पर दिया है कि भारत की डीजल इंजन निर्माण इकाई जो है, डीजल लोकोमोटिव वर्क, ये भारत में कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी में है, वाराणसी हो जाएगा, ठीक है ना। बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो भैया सिख धर्म के लोग मनाते हैं। शाहनामा किसकी कृति है? आपकी फिरदौसी की है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो आप कहेंगे सर इम्फाल है, ठीक है ना। और अगला दिया गया है कि गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद कराया गया था? तो गोवा को पुर्तगालियों से दोस्तों याद रखिएगा यहां पर 1964। क्या सही है क्या भाई? क्यों भाई, ये पॉइंट हमें सही नहीं लग रहा है। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? चलिए, यहां पर 61 होना चाहिए, यहां पर गड़बड़ है ना। क्या हो जाएगा? 1961 यहां पर हो जाएगा 1961, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 370 किस राज्य में लागू नहीं होता है? मैं ये लागू था पहले तो आपकी जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब यहां से भी हटा दिया गया है। कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो आप कहेंगे सर गोदावरी नदी। और आपका प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके सहमे से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तात्या टोपे के सहयोग से। और अगला है अंतिम मुगल शासक जो कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? तो आप कहेंगे सर यहां पर रंगून में हुई थी। कहां पर है? रंगून में हुई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहां पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, यूट्यूब में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 के अपडेट। यहां पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहां पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी, और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे। हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं, जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगे, जिसके तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है, जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है, ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। धन्यवाद।